Morning students. Today I am starting chapter number 2, Basic Concepts of Macroeconomics. In this, the first topic is domestic territory. As we know that domestic territory is known as political boundary of any country. But here in economics, domestic territory having more meaning, more than political frontiers. Okay? So in calculation of national income, domestic territory having more meaning, it means the people and the goods and services which moves in a country, in outside country, it comes under domestic territory of the country. So first it includes following things. First, ships and aircraft owned and operated by normal resident between two or more countries. तो इसका मतलब ये है कि कोई शिप और कोई एयरक्राफ्ट है जिसको नॉर्मल रेजिडेंट मूव करा रहे हैं दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में। मान लेते हैं एयर इंडिया का कोई प्लेन है, वो चाइना और नेपाल के बीच में मूव कर रहा है, तो वहाँ से आने वाली इनकम और वो टेरिटरी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, चाहे वो इंडिया के बाहर है तब भी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट मूव कर सकते हैं फ्रीली, इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर सकते हैं फ्रीली, वो टेरिटरी कंट्री की, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। तो पहला है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ओके, वी कैन टेक ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडिया का प्लेन जो है वो इंडिया और जापान के बीच में मूव कर रहा है, तो वो जो टेरिटरी जो इंडिया का प्लेन कवर कर रहा है इंडिया से जापान के बीच में, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, क्योंकि उससे आने वाली इनकम इंडिया की इनकम है और वो जो प्लेन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो इंडिया से बिलोंग करता है, तो वो इनकम जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी, और वो जो टेरिटरी कवर करेगा वो प्लेन, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। सेकेंड है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब है इंडिया की जो फिशिंग वेसल्स हैं, नाव, मछली पकड़ने वाली नाव हैं, या ऑयल निकालने वाले कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, नेचुरल गैस निकालने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि किसी इंटरनेशनल वाटर में हैं, जैसे कि इंडियन ओशियन में है या पैसिफिक ओशियन में है, वो उससे आने वाली इनकम वो टेरिटरी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कोई इंडियन फिशरमैन जो है वो इंडियन ओशियन में मछली पकड़ता है, तो वो टेरिटरी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, क्योंकि वहाँ से आने वाली इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है, वो टेरिटरी इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी है, और वो एरिया इंडिया का डोमेस्टिक एरिया है। ओके, सो वैसे ही एम्बेसीज, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट विल यूजुअली कम इन एग्जाम। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अगर इंडिया कोई एम्बेसी है, और कॉन्सुलेट मतलब जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज खोलती है, ट्रेड को, कॉमर्स को बढ़ाने के लिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इंडिया के आर्मी के जो आर्मी है, इंडिया की एयरफोर्स है, इंडिया की नेवी है, अगर उसका कोई ऑफिस है इंडिया के बाहर किसी कंट्री में, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, वहाँ से आने वाली इनकम भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया की एम्बेसी टोक्यो में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, और वहाँ से आने वाली इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। ओके, वहीं अगर यूएसए की एम्बेसी दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, तो वो जो टेरिटरी है, वो ऑफिस जो है वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। वही अगर इंडिया की कोई कॉन्सुलेट अगर वाशिंगटन में है तो वो इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी है, और यूएसए की अगर कॉन्सुलेट अगर इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है, तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। ऐसे ही एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहीं पर भी किसी भी कंट्री में हो, किसी के भी, वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाते हैं, बिकॉज उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट दिया होता है। एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड बाय यूएनओ। यूएनओ हैव गिवन द डेफिनेशन what will be called a डोमेस्टिक territory and what will not. Okay, these all 3 points. First, I have covered that ships operated between the aeroplanes operated between 2 or more countries, part of that country from they belong. Second, the fishing vessels operated in any country from of that country belong to that country only.
एंड थर्ड वाज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जो भी एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट होते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो भी उस कंट्री को बिलोंग करते हैं जिस कंट्री से वो आते हैं। ठीक है, फॉर लाइक एग्जांपल दिया हुआ है इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो इंडियन एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी और वो उससे आने वाली इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम होगी, ना कि यूएसए की। वहीं अगर उल्टा करके देखें, अगर यूएसए की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी और वो इनकम जो जाएगी वहाँ से उस एम्बेसी से वो यूएसए की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। इसमें क्या क्या नहीं आता, एक्सक्लूजन्स जो है जो नहीं आते। पहली बात तो है यूएनओ, WHO, IMF के जो ऑफिसेज हैं वो किसी भी कंट्री में हो वो उस कंट्री को बिलोंग नहीं करते। अगर यूएनओ का, WHO, IMF का ऑफिस अगर दिल्ली में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सेकंड, फॉरेन एम्बेसी अगर कंट्री में है, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं फॉरेन कंट्री के इंडिया में, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे क्योंकि वो फॉरेन एम्बेसीज हैं, वो हमको बिलोंग नहीं करते। तो ये है एक्सक्लूजन्स। एंड डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन इन द बुक एज वेल। बुक में आपका पेज नंबर 2.2 में दिया हुआ है। दिस डेफिनेशन गिवन बाय यूएनओ दैट एनी पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रीली बिटवीन 2 और more countries आर नोन एज टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में उसका किसी भी कंसर्न कंट्री के लोग और गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर सकते हैं फ्रीली तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। आपको चैप्टर के 2.2 में ये लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। दिस डेफिनेशन गिवन बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल रेजिडेंट का। हु इज़ नॉर्मल रेजिडेंट? सो इन सिंपल वर्ड्स it refers to individual or an institution who are ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। इसका मतलब है कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो उस कंट्री में ही रिसाइड करता है, उस कंट्री में ही रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में ही है। मान लो कोई पर्सन जो है वो इंडिया में रहता है, वो इसी कंट्री में कमाता है, इसी कंट्री में ही खर्च करता है और इसी कंट्री की ही किसी बैंक में वो इकट्ठा भी करता है 1 साल से ज़्यादा, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। अगेन आई एम स्पीकिंग, एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु लिविंग इन दिस कंट्री मोर देन 1 ईयर एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री मीन्स he is earning in the country, he is spending in the country and he is accumulating or saving in the country is known as normal resident of the country। okay? इसका मतलब है इट इंक्लूड्स अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। ये 3 वर्ड बहुत अच्छे ध्यान से लर्न कर लो। कमाना और खर्च करना और इकट्ठा। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना। अगर कोई पर्सन इसी कंट्री में रह के कमाता है, खर्च करता है और इकट्ठा करता है 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से कम पे है तो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। 1 साल से ज़्यादा वो यहाँ पे रहता है, इसी कंट्री में ही कमा रहा है, इसी कंट्री में ही खर्च कर रहा है और इसी कंट्री में ही कहीं पर इकट्ठा कर रहा है, तो वो इस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। वहीं थर्ड कॉन्सेप्ट आता है सिटीजनशिप का, मतलब नागरिकता का। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब वो लॉ से रिलेट करता है। रेजिडेंटशिप जो है वो अर्निंग से डिपेंड करता है कि आपकी जो अर्निंग है, स्पेंडिंग है, एक्यूमुलेशन वाली बात है। सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है, वो किसी लॉ से आती है, मतलब किसी भी लीगल तरीके प्रोसेस आती है। तो 2 तरीके से कोई भी कंट्री, अब इंडिया की बात कर रहे हैं, को 2 तरीके से इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है। पहली बात तो ये है कि व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, कोई भी पर्सन अगर कंट्री में बॉर्न होता है तो ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। इसको बोलते हैं बोनाफाइड सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल, वी ऑल ऑफ अस, वी बॉर्न इन दिस कंट्री, वी गॉट ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसेस टू एक्वायर इट। ओके। और सेकंड है बाय लॉ, मतलब आपने किसी और कंट्री से थे, आपने बाय लॉ, आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपने उसको अप्लाई किया और आपको बाय लॉ आपको सिटीजनशिप मिल गई। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का एक सिटीजन था जिसने इंडिया सिटीजनशिप ली है, अदनान सामी, वो बाय लॉ है। एंड वी ऑल ऑफ अस आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बोनाफाइड, हम बोनाफाइड सिटीजन हैं। ठीक है। तो ये लीगल कॉन्सेप्ट है। वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव। फॉर एग्जाम्पल, कोई चाइनीज़ अगर इंडिया में आता है और इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहता है और इस कंट्री में ही कमा रहा है, इस कंट्री में ही खर्च कर रहा है, इस कंट्री में ही वो इकट्ठा कर रहा है, तो वो रेजिडेंट इंडिया कहलाएगा, मगर सिटीजन कहाँ कहलाएगा? चाइना का, बिकॉज उसने अप्लाई नहीं किया सिटीजनशिप के लिए।
तो सेम टाइम पे अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एज वेल। एक समय में एक व्यक्ति किसी एक कंट्री का सिटीजन होगा और दूसरी कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज रेजिडेंटशिप जो है अर्निंग कॉन्सेप्ट है और सिटीजनशिप जो है वो लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सिटीजनशिप से और रेजिडेंटशिप से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, वो है रेजिडेंटशिप। वही बात आ रही है, रेजिडेंट से रेजिडेंटशिप निकला है ना, इसका एडजेक्टिव है। रेजिडेंटशिप मतलब आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी पर्सन अगर कंट्री के अंदर रहता है, इफ़ अ पर्सन डज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्री मोर देन 1 ईयर एंड इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन द कंट्री, अगर कोई पर्सन 1 साल से ज़्यादा इस कंट्री में रहता है, अपने भारत में रहता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब 3 बातें आती हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, इसका मतलब अर्न करना, स्पेंड करना और एक्यूमुलेट करना, जो बात यहाँ पर दी हुई है आप देख रहे हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, कमाना, खर्च करना और इकट्ठा करना, वो इस कंट्री में रह कर रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाता है, और इसके एडजेक्टिव को बोलते हैं रेजिडेंटशिप, ठीक है। और फिफ्थ जो चीज़ जो है वो आप ध्यान से समझिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, नेशनल इनकम में यही इनकम आती है, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमें मिलती है, इनकम विच इज़ अर्न फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी इनकम जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। लैंड से रेंट मिलता है, लेबर से वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट से कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट मिलता है। ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये अर्न इनकम है, ये पैसा मेहनत का है, मतलब हमने कमाया है। सो इट इज़ अ इनकम विच अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला इसमें खास पॉइंट क्या है, इट इज़ अर्न इनकम, ये इनकम अर्न की जाती है, मतलब यू आर गिविंग समथिंग, व्हाट यू आर गिविंग, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड यू आर अर्निंग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट, इट इज बायलैटरल, मतलब ये 2 तरफा कार्रवाई है, मतलब यू आर गिविंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर गिविंग फैक्टर सर्विसेज एंड यू आर गेटिंग फैक्टर इनकम, ओके, 2 तरफा है ये, आपने कुछ दिया और आपने कुछ लिया, आपने फैक्टर सर्विसेज दी और आपने फैक्टर इनकम कमाई, 2 तरफा है, ये पैसा मेहनत का है, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, बिकॉज इट इज़ अर्न इनकम, है ना। और 6th जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगा, लास्ट टॉपिक है ये, आप धीमे धीमे पढ़िए, धीमे धीमे अंडरस्टैंड भी करिए। सेकेंड है ट्रांसफ़र इनकम, इट रेफर्स टू इनकम विच रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, ऐसी इनकम जो हम बिना किसी काम के बदले में या किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, ऐसी इनकम जो हम बिना किसी भी प्रोडक्टिव सर्विस के या किसी काम के बदले में अर्न करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। इट इज़ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट मतलब इसको मिलता है, हम बिना कुछ दिए हुए हम कमा लेते हैं, ले लेते हैं, कमाना नहीं, लेना है, मतलब आपको मिलता है ये। इट इज़ यूनिलैटरल, बायलैटरल मतलब 2 तरफा, यूनिलैटरल एक तरफा, हमको मिलता ही मिलता है, हम देते कुछ भी नहीं उसके बदले में। एग्जाम्पल, डोनेशन किसी को किसी ने रिसीव किया, आपने रिसीव किया। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट देती है। सब्सिडी जो है वो एक ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि हम उसके बदले में कुछ भी हम देते नहीं हैं। पॉकेट मनी आपको आपके फादर देते हैं, मदर देती हैं, वो भी ट्रांसफ़र इनकम है। ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग लोगों को जो है ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है, वो भी एक ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि उसके बदले में गवर्नमेंट को वो कुछ नहीं देते। देखिए, पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, आर्मी, एयरफोर्स, सोल्जर्स को मिलती है, वो पेंशन फैक्टर इनकम है, बिकॉज उन्होंने पहले कभी काम किया होता है, उसके बदले में उनको वो चीज़ मिलती है। बट ओल्ड एज पेंशन एक तरीके की रहम है जो गवर्नमेंट कर रही है बिना किसी काम के बदले में, बस आप ओल्ड है इसलिए आपको दिया जा रहा है। तो ओल्ड एज पेंशन है वो एक ट्रांसफ़र इनकम है, और पेंशन जो है फैक्टर इनकम। ध्यान रखिए, ये एक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिए, ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, किसी काम के बदले में अपने को किसी काम के बदले में नहीं मिलता, हमको जस्ट ऐसे ही मिल जाता है ये। और फैक्टर इनकम जो मैंने दिखाई आपको पहले, वो एक नेशनल इनकम में आती है, क्योंकि वो अर्नड कॉन्सेप्ट है, हम कुछ देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। और जो आपका ट्रांसफ़र इनकम है, इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। तो आप लोगों के सारे डाउट्स वेलकम है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल नंबर पे, है ना। आज इतना ही पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़िए और बिल्कुल ठोस करिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू।